नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप अपने लोन का सेटलमेंट कैसे करें, यानी आप बैंक के साथ अपने लोन का समझौता कैसे करें। आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप लोन का सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, किन लोन्स का बैंक के साथ समझौता हो सकता है, लोन का समझौता करने में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं, किन लोगों को अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहिए, किन लोगों को अपने लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, लोन सेटलमेंट करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आपके क्या नुकसान होते हैं। यानी लोन सेटलमेंट का संपूर्ण ज्ञान हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। A to Z हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन लोन सेटलमेंट को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिएगा। लोन सेटलमेंट को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारे के सारे दूर हो जाएंगे, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को लोन सेटलमेंट की पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आप किन लोन्स का बैंक और NBFC के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी जब आप किसी भी बैंक में जाएंगे या फिर NBFC के पास जाएंगे अपने लोन का सेटलमेंट करने के लिए, समझौता करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक कौन कौन से लोन को सेटलमेंट स्कीम में लाती है और कौन कौन से लोन को बैंक यहाँ पर सेटलमेंट स्कीम में नहीं लाती है। तो यह जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उन सभी का बैंक और NBFC सेटलमेंट करते हैं। चाहे आपने किसी कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हो या फिर आपने किसी बैंक या NBFC से लिया हो, उस लोन का सेटलमेंट आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका पर्सनल लोन हो गया, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसके साथ ही साथ जो बिजनेस लोन होते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आते हैं। तो इन लोन्स का आप लोग बहुत ही आसानी से सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ सिक्योर्ड लोन भी आते हैं सेटलमेंट की श्रेणी में, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी जो KCC होता है, किसानों को दिया जाता है, आता तो यह सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में है। सबसे पहले आप लोग फर्क समझ लीजिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, सिक्योर्ड लोन वह होते हैं जिनमें आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक होती है, उसके एवज में बैंक आपको लोन देता है, तो वो सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि KCC हो गया, किसान की ज़मीन बैंक के पास बंधक होती है, उसके अगेंस्ट में बैंक उसे लोन देता है। इसके साथ ही साथ होम लोन हो गया, तो उसमें जो बारोवर होता है उसका मकान गिरवी होता है बैंक के पास में, उसके अगेंस्ट में बैंक उसे लोन देता है। तो ये तो हो गए सिक्योर्ड लोन, यानी सुरक्षित लोन हो गए। अगर ये लोन अदा नहीं होंगे तो बैंक इनकी प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पैसा अदा कर लेगा। और अब बात आती है अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिनमें बैंक के पास बारोवर की कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं होती है। जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, इस लोन में किसी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर बैंक के पास नहीं होती है बारोवर की, बस उसकी सैलरी आती है, उसी के आधार पर बैंक उसे लोन दे देता है। और अगर वो बारोवर वहाँ पर उस लोन को डिफ़ॉल्ट करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके लोन का सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बिजनेस लोन दिए जाते हैं उनमें भी बैंक कोई भी प्रॉपर्टी बंधक नहीं करते हैं, तो उन लोन का आप लोग बहुत ही आसानी से सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ सिक्योर्ड लोन भी आते हैं जिनका सेटलमेंट होता है, जैसे कि KCC हो गया। चूँकि KCC एक ऐसा लोन है, आता तो यह सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में है, लेकिन आप सभी को पता है कि इस देश में किसान की ज़मीन को नीलाम करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं वो इस लोन का सेटलमेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर के सिक्योर्ड लोन भी यहाँ पर सेटलमेंट किए जाते हैं और अनसिक्योर्ड लोन भी सेटलमेंट किए जाते हैं। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनमें सेटलमेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है और जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उनमें कम अमाउंट पर लोन का सेटलमेंट होता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आप कितने अमाउंट पर अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। अब आपके पास अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक लोन है, आपने पर्सनल लोन ले रखा है और इसके साथ ही साथ या फिर आपने बिजनेस लोन ले रखा है या फिर आपका KCC लोन चल रहा है या फिर आपके पास में कोई दूसरा अनसिक्योर्ड लोन है, तो दोस्तों उसमें सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सिक्योर्ड लोन में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आप जाएंगे बैंक में समझौता करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो समझौता होता है, मान लीजिए आपका 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, आज की डेट में आपके ऊपर 3 लाख रुपए बकाया है बैंक के, और बैंक आपने अपने इस लोन खाते को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपका जो पर्सनल लोन है वो NPA हो चुका है। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या है कि आपका जो लोन का सेटलमेंट होता है
वो इस पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट पर होगा कि आपका लोन कितना पुराना है, कितने दिनों से आपका ये लोन एनपीए चल रहा है, इस पर भी अमाउंट डिपेंड करता है। वैसे तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्सनल लोन के जो सेटलमेंट होते हैं वो 20% अमाउंट पर भी होते हैं, 30% पर भी होते हैं और 90% अमाउंट पर भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना पुराना है, कितने दिनों से एनपीए चल रहा है, बैंक ने कितना प्रयास किया है इस लोन को रिकवरी करने में, रिकवर नहीं हो पा रहा है पैसा। इसके साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, बैंक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी जांचता है, उसके बाद आपके लोन का सेटलमेंट करता है। तो 20% अमाउंट पर भी हो सकता है और मैंने आपको बताया 90% अमाउंट पर भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और होती है कि आप बैंक और आपके बीच में कैसी बार्गेनिंग होती है, आप बैंक को किस तरह से समझा पाते हैं अपनी समस्याओं को, तब दोस्तों वहाँ पर जो आपका जो सेटलमेंट होगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ लीजिए अगर 30% अमाउंट पर भी आपके लोन का सेटलमेंट हो जाता है तो 3 लाख रुपए का जो आपका लोन है उसे आप सिर्फ 90,000 रुपये जमा करके कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो आपका बेनिफिट हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि मान लीजिए आपको अपने लोन का सेटलमेंट कर दिया, इसके कुछ नुकसान भी होंगे, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। ये तो फ़ायदा हो गया आपका कि 3 लाख रुपए लोन आपके ऊपर बकाया चल रहा था और आपने अपने लोन का बैंक के साथ सेटलमेंट किया, तो दोस्तों वहाँ पर आपको 2,10,000 का बेनिफिट हो गया, 90,000 रुपये में आप कर्ज मुक्त हो गए, आपका लोन खाता बंद कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये बेनिफिट हो गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हम अपने लोन का सेटलमेंट कैसे करें। हम आपको आगे नुकसान भी बताएंगे कि लोन सेटलमेंट के नुकसान क्या होते हैं, किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को अपने लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपको लोन का सेटलमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपका लोन खाता एनपीए हो चुका है, सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि आपका अगर लोन खाता एनपीए है तो ही आपके लोन का सेटलमेंट किया जाएगा। अगर आपका रेगुलर लोन अकाउंट चल रहा है तो आप अपने रेगुलर खाते को सेटलमेंट स्कीम में नहीं ला सकते। जब तक आपका लोन खाता एनपीए नहीं होगा आप अपने लोन का सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो जो पहली एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपका लोन खाता एनपीए होना चाहिए, तभी आप अपने लोन का सेटलमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपका लोन खाता एनपीए चल रहा है, उसके बाद बैंक आपसे दबाव बना रहा है, आपके ऊपर दबाव बना रहा है लोन रिकवरी का, उस कंडीशन में आप अपनी ब्रांच मैनेजर से मिल सकते हैं। वहाँ पर एक प्रपोजल होता है लोन सेटलमेंट का, उनसे आप बात करिए, उनको आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताइए, अपनी आर्थिक स्थिति बताइए, किस वजह से आपने इस लोन को डिफ़ॉल्ट किया है, और वहाँ पर आप उनसे बात करिए कि हम कम से कम अमाउंट पर अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी आप ब्रांच जाकर के लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। हो सकता है पहले आपको वो 80% बोलें, फिर 50% बोलें, तो वहाँ पर आपको अपनी बात रखनी है। जितना अच्छे से आप अपनी बात को रख ले जाएंगे उतने कम अमाउंट पर आपके लोन का सेटलमेंट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि 20% अमाउंट पर भी लोन का सेटलमेंट होता है अनसिक्योर्ड लोन का। और सिक्योर्ड लोन में दोस्तों 50 से 60% अमाउंट पर बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं जो कि लोन सेटलमेंट किए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग जितनी अच्छी तरीके से अपनी बात को समझा ले जाएंगे, आपका जो लोन सेटलमेंट है कम से कम अमाउंट पर हो जाएगा। तो या तो आप ब्रांच चले जाइए, ब्रांच मैनेजर से मिल लीजिए, वहाँ पर आपका लोन का सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरा एक विकल्प और होता है कि साल में 4 बार 3-3 महीनों के अंतराल पर पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर एक नोटिस बैंक की तरफ से जो भी एनपीए बारोवर्स होते हैं उनको भेजा जाता है, एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी बारोवर को नोटिस भेजा जाता है। वहाँ पर आपको पहुँचना होता है। हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आप उस राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुँच करके आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। लोन सेटलमेंट जब आप करेंगे दोस्तों, मान लीजिए आपका 3 लाख रुपए का लोन है, 30% अमाउंट पर आपका समझौता हुआ है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको 90,000 जमा करने हैं। 90,000 में से आपको जिस दिन आपका समझौता होगा 10,000 रुपये या 9,000 रुपये आपको सेम डे जमा करना होगा। यानी कम से कम 10% अमाउंट आपको टोकन मनी के रूप में सेम डे ही जमा करना होता है। अब मान लीजिए आपने 10,000 रुपये वहीं पर जमा कर दिया, उसके बाद आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा। लोन सेटलमेंट का टाइम जो होता है वो 90 डेज़ का होता है, यानी 3 माह में अपने इस लोन को आपको अदायगी करना है। चाहे आप 1 बार में कर दीजिए या आप 10 बार में करिए, लेकिन 90 दिन से अधिक का समय आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप 90 दिन क्रॉस कर जाते हैं तो आपका जो लोन सेटलमेंट है कैंसिल माना जाएगा, आपका समझौता रद्द माना जाएगा। तो 90 दिन के अंदर आपको बची हुई 80,000 रुपये की राशि जमा कर देनी है, आपका लोन खाता क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लोन सेटलमेंट से क्या नुकसान होते हैं। फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए। नुकसान की दोस्तों अगर हम बात करें तो नुकसान ये होता है कि जब भी आप अपने लोन का सेटलमेंट करते हैं, बैंक आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख देता है। जब आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख जाता है यानी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है और आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख जाता है, उस दशा में क्या है, भविष्य में अगर आपको किसी लोन की रिक्वायरमेंट है तो फिर दोस्तों आपको बहुत बड़ी परेशानियां होंगी भविष्य में आपको लोन मिलने से।
आपको किसी भी बैंक या एनबीएफसी से लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अगर आपको कोई लोन देगा भी तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी बैंक आपकी सिबिल को ख़राब कर देता है जब आप अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अगर आपको लगता है भविष्य में मुझे किसी भी लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपकी एज ज़्यादा हो रही है, आप 65 प्लस हो रहे हैं, 60 प्लस हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भविष्य में मुझे लोन की ज़रूरत पड़ेगी, मेरी उम्र अभी 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, पता नहीं मुझे कब लोन की ज़रूरत पड़ जाए, उस दशा में आपको अपने लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बैंक अगर आपकी सिबिल में सेटल लिख देता है, उस दशा में आपको भविष्य में लोन मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। चाहे आप किसी एनबीएफसी के पास जाएं, किसी कंपनी के पास जाएं या बैंक के पास जाएं, सभी आपको मना कर देंगे क्योंकि आपकी सिबिल में सेटल्ड लिख जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों को अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बारीकी से समझा दिया है। अब आप लोग खुद ही फैसला करिए कि आपको अपने लोन का सेटलमेंट करना है या फिर नहीं करना है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया है, आपको कुछ नई जानकारी सीखने को इस वीडियो से मिली है, तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।